नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि एक्ट्स के माध्यम से हमको समझना है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ संविधान की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। उसी के तहत हमने डिस्कस किया था 1892 का जो एक्ट था, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1892 कहते हैं। उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे का जो एक्ट है, मैंने आपसे कहा था उसको पढ़ के आपको आना है, और वो है 1909 का एक्ट, फिर 1919 का और फिर 1935 का एक्ट। ये तीन एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1909 वाले एक्ट को भी भारत परिषद अधिनियम ही कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। साथ में इसका एक नाम और है, उस नाम से भी आप सभी लोग परिचित होंगे। वो नाम क्या है? दूसरा इसका नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम को और क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। मार्ले और मिंटो ये दो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। मार्ले उस समय क्या थे? मार्ले जो थे, इसका पूरा नाम था लॉर्ड मार्ले। ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और जो मिंटो थे, इसका नाम था लॉर्ड मिंटो। ये मिंटो भारत में वायसराय था। तो ये वास्तव में राज्य सचिव था और ये था वायसराय। इन दोनों लोगों का योगदान था इसमें, इसी कारण से इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो राज्य सचिव था, ये कहां था? ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ये कहां पे थे? ये इंग्लैंड में थे। और ये तो इंडिया में थे। ये वायसराय थे, तो मिंटो तो इंडिया में थे। तो मिंटो ने इस दिन को कहा था कि ये भारतीय इतिहास की युगांतर घटना है। कभी स्टेटमेंट कह दिया जाए कि किसने कहा था 1909 के एक्ट के बारे में कि ये भारतीय इतिहास की युगांतर घटना है, तो मिंटो ने कहा था। ठीक है। और मॉर्ले मिंटो सुधार जो था, इसका लक्ष्य क्या था? पहला तो लक्ष्य यही था कि 1892 का जो अधिनियम था उसके दोषों को दूर करना, जो दोष जो कमियां उसमें रह गई थी। लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य इस समय था मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, भारत में मुस्लिम को अपने पक्ष में कर लेना। भारत में जो बढ़ता हुआ उग्रवाद है, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा था, इन सबको कंट्रोल करना, उनका सामना करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, टिप्पणी कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? कि भारत में जो उस समय की स्थितियां थी, उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया था। 1892 के जो अधिनियम की दोष रह गए थे, उनको तो दूर करना ही था। बाकी उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना इसका मुख्य लक्ष्य था। किया क्या गया इसके द्वारा? ये जो अधिनियम आया, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। पहले केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 हुआ करती थी। इसके अंतर्गत जो काम किए गए, अगर उसको हम सेंटर में रख के देखें भारत परिषद अधिनियम को, तो पहले इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। कौन कौन से काम किए गए? 16 संख्या थी, 16 से 60 संख्या कर दी गई। ये सदस्यों की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई, 60 सदस्य कर दिया है। किसमें? केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या की बात है। किसमें? केंद्रीय परिषद में। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 16 से 60 कर दी गई। पहला काम ये किया गया। लेकिन प्रांतीय जो विधान परिषद थी, इसकी संख्या अलग अलग थी, उसको निश्चित नहीं किया गया। जहां पर जैसा प्रांत था वैसा ही रखा गया। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए इसमें तो कोशिश की गई कि सरकारी बहुमत तो बना रहे, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सदस्यों के बहुमत की भी अनुमति दे दी गई थी। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय परिषद में यहां पर तो सरकारी बहुमत की ही बात की गई, सरकारी बहुमत की बात की गई। लेकिन जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद में को ये छूट दे दी गई कि यहां पर प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता है। गैर सरकारी सदस्य, बाकी संख्या बढ़ाई गई, ये आपने देखा ही। गैर सरकारी सदस्य का बहुमत हो सकता था, ये कहा गया।
ये अभी पूछा नहीं गया है, कहीं वैसे नहीं पूछा गया है फैक्ट में, शायद कोई एग्जाम में जहां पे पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इसमें जो विशेष बात है जो अभी तक पूछी गई है वो वही है जो मैंने आपको बताया, अल्पसंख्यकों की बात जो की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, यही बार बार पूछा जाता है। लेकिन कुछ तो नया आपको पढ़ना है ना, उतना ही पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन में आप देख ही लेंगे, आप उतना तो जान ही जाएंगे, लेकिन कुछ तो नया पढ़ेंगे। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतों में जो प्रांतीय परिषद थी उसमें गैर सरकारी बहुमत की यहाँ पे अनुमति दे दी गई। अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बता सके, थोड़ा सा तो कुछ नया इसमें पढ़ेंगे ना। जो भारतीय परिषद थी, विधान परिषद जिसको कहते हैं, जो विधान परिषद थी उसमें चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ा दिया गया था, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सब अधिकार इसमें दे दिए गए थे। विधान परिषद में अब पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता था। धीरे धीरे देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, अधिकार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब पूरक प्रश्न पूछा जा सकता था। बजट पर संकल्प रखने की बात हो सकती थी, बजट संकल्प की बात की जा सकती थी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई। और इस अधिनियम के में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय वायसराय और गवर्नर की, मतलब किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था कि कोई भारतीय जो है वो वायसराय और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका परिषद, उसके साथ एसोसिएशन बना सकता था। ऐसा प्रावधान इसके तहत किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य इसी के तहत बने थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बना था? तो आप इनका नाम बता देंगे। ठीक है, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। किससे बनाया? विधि सदस्य ये बने थे, ये वास्तव में विधि सदस्य बनाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप जानते हैं, पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की इसमें पहल की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पहल यहीं से की गई थी। और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पहल की कैसे गई? पृथक निर्वाचन के माध्यम से। और किसके लिए की गई? यह प्रतिनिधित्व था मुस्लिमों का, ये मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व था, ये प्रतिनिधित्व मुस्लिमों का था। और ये कैसे की गई? पृथक निर्वाचन के माध्यम से इसको किया गया। ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है, पृथक निर्वाचन के माध्यम से इसको किया गया। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही इसमें कर सकता था। अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता दी गई थी। कई रूपों में अलग अलग करके आपसे ये पूछा जा सकता है, ये फैक्ट कई रूपों में तोड़ मोड़ के आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए किस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता दी गई या वैधानिकता प्रदान की गई, तो आप कहिए कि 1909 के अधिनियम में ऐसा किया गया। ऐसा पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई जिसको आप पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए जो हुआ ये नाम देते हैं, तो ये भी 1909 का ही अधिनियम हो जाएगा। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, इस निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक इसका मिंटो ही है, इसका जो जनक है वो मिंटो है। ठीक है,
साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, जो यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय, और जो जमींदार थे, इनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नोट करिएगा, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय, और जमींदारों के लिए भी इसमें अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम चलते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम पे। इसको क्या कहेंगे? भारत शासन अधिनियम 1919। और यह भी दो व्यक्तियों के नाम से ही जाना जाता है, 1919। उसको 1909 वाले को क्या कहा? मॉर्ले मिंटो। ये भी मां से ही शुरू होता है ना? वो MM है और ये MC है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक वैसे ही इसमें भी था। मॉन्टेग्यू जो था ये राज्य सचिव था, भारत सचिव था, और ये गवर्नर जनरल था। ये जो था ये गवर्नर जनरल था। चेम्सफोर्ड क्या था? गवर्नर जनरल था। और ये मॉन्टेग्यूज क्या था? ये भारत सचिव था। इन्हीं दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, तो इनको जन्मजाता बोला जाता है और इन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। ये भारत सचिव था। कभी आपसे पूछा जाए तो क्रम याद रखिएगा, MC, C बाद में आएगा। ठीक है। ये अधिनियम जो था, सबसे पहले तो 1909 का जो अधिनियम था उसमें सुधार करने की बात तो होगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग और चारों तरफ लेके जाइए। ब्रिटिश सरकार जो है अब धीरे धीरे सुधारों की तरफ बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि संवैधानिक सुधारों की मांग लगातार इंडिया में चल रही थी। होम रूल आंदोलन चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध भी उस समय हुआ था। लगातार जब हम डिमांड कर रहे थे कि कुछ संवैधानिक सुधार यहां पर किए जाएं, तो इन सभी कारणों को अगर आप ध्यान में रख के इसको देखेंगे तो ब्रिटिश कुछ यहां पर सुधार करने के लिए प्रेरित हुए थे, मजबूर हुए थे, जो भी आप कहिए, और ये अधिनियम लेके आए थे। ठीक है। कहीं ना कहीं उत्तरदायी सरकार की बात हो रही थी, तो सेंटर में तो नहीं, लेकिन प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान इसमें कर दिया गया था। प्रांतों में आंशिक रूप उत्तरदायी सरकार की स्थापना, इसका प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत। अगर यह पूछा जाए तो आप बताइए, भारत शासन अधिनियम 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में दबाव था उस समय, सुधारों की मांग तो हो ही रही थी, होम रूल आंदोलन यहां पे चल रहा था। पूरे विश्व स्तर पर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यह अधिनियम जाना जाता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने के मामले में। कहां पर? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना की गई। ठीक है। यह स्थापित किया गया। मतलब क्या था? केंद्रीय विधान परिषद का स्थान उच्च सदन और निम्न सदन, जिसको राज्य परिषद और विधानसभा, इस तरीके से बांटा गया था। भाई ये द्विसदनात्मक का मतलब यहां पर क्या है? इसमें दो सदन होंगे, एक तो उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। अब उच्च सदन कौन सा होगा? जैसे अभी राज्यसभा है आपका, तो उस समय राज्य परिषद इसको कहा जाता था। ठीक है। और जो निम्न सदन है ये विधान परिषद थी। निम्न सदन जो है ये विधानसभा थी, परिषद नहीं, विधानसभा इसको कहेंगे, विधानसभा थी। निम्न सदन ये विधानसभा थी। तो यही द्विसदनात्मक विधानमंडल, द्विसदनात्मक विधायिका ने केंद्रीय विधान परिषद का स्थान ले लिया था।
केंद्रीय विधान परिषद की जगह पे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आ गई थी। द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब ये है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या थी 60। जो ये राज्य परिषद है, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी और इन 60 सदस्यों में से जो 34 सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे, ये निर्वाचित होते थे और बाकी बचे 26 सदस्य ये मनोनीत होते थे। 26 सदस्य मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल कितना होता था, इनका जो कार्यकाल है ये 60 सदस्यों का, ये सदस्य सब 5 साल के लिए होते थे। 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए इनका निर्वाचन होता था, 5 इयर्स के लिए। जो केंद्रीय विधानमंडल था, विधानसभा थी, विधानमंडल क्या, विधानसभा उसको कहिए, विधानसभा, उसमें सदस्य थे 144। विधानमंडल तो आप बात करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। यहां पर जो सदस्य थे वो 144 थे और इन 144 सदस्यों में जो 104 सदस्य थे ये निर्वाचित थे और 40 सदस्य इसमें मनोनीत थे। 104 इसमें निर्वाचित थे और 40 सदस्य जो थे वो इसमें मनोनीत थे। 40 सदस्य मनोनीत और 104 निर्वाचित थे। एक फ्लो चार्ट अपना बना लीजिएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। ये अगर पूछा जाए आपसे तो जो उच्च यानी कि राज्य जो परिषद है, उच्च सदन है, उच्च सदन का कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन यहां पे जो कार्यकाल होता था ये 3 साल का होता था, 3 इयर्स का। दोनों की शक्तियां समान थी। लेकिन अगर बजट की बात आएगी तो बजट आज कौन करता है, लोकसभा ही तो करता है। उसको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं। बजट के मामले में स्पेशल शक्ति इसको प्राप्त थी, तब भी थी। बजट पर स्वीकृति का अधिकार केवल और केवल विधानसभा को दिया गया था, राज्य परिषद को नहीं दिया गया था। अलग अलग सूचियां बना दी गई थी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की, पृथक पृथक अलग अलग सूचियां थी, है ना। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधि बनाने का अधिकार था। अलग अलग सूचियां थी। आज भी त्रिसूची प्रणाली जो है, अब डेवलपमेंट आपको समझ में आएगा धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं। अब हम अपने संविधान के करीब आ रहे हैं। तो उस समय भी ऐसा था। 1919 के एक्ट में कहा जाता है, एक शब्द आता है, द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन क्या है, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग कर दिया जाना। 1919 का जो एक्ट है ये द्वैत शासन के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, डायरकी की व्यवस्था की गई थी, द्वैत शासन। तो द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन का मतलब है कि जो केंद्र और प्रांतीय विषय हैं, सेंटर के जो विषय हैं और जो स्टेट के विषय हैं, प्रांत के विषय हैं, इन दोनों का अलग अलग किया जाना। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण। प्रांतीय विषयों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषय फिर 2 भागों में आए, तो एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। एक इसमें करिए केंद्रीय विषय और दूसरा ये करिए प्रांतीय विषय। और इन प्रांतीय विषयों को फिर 2 भागों में बांटा गया और 2 भागों में बांट के इसको किया गया। एक आरक्षित विषय था इसमें और दूसरा हस्तांतरित विषय था। एक था इसमें आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषयों में क्या होगा, ये 2 विषय इसमें, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों में क्या, जैसे राजस्व है, न्याय है, वित्त है, पुलिस है, ये सब गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से इस पर शासन करता था। यहां पर गवर्नर जो है ये अपनी जो परिषद है उसकी सलाह से, परिषद की सलाह लेके ये काम करता था। जैसे इसमें कौन कौन से विषय, राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब महत्वपूर्ण विषय। राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब किस पे आ गए, आरक्षित। आपसे पूछा जाए आरक्षित विषयों में क्या क्या था,
तो ये आप बता दीजिए। हस्तांतरित जो विषय है ये गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से इस पे काम करता था, यहां पे परिषद के सदस्यों की सलाह पे काम कर रहा है। और हस्तांतरित विषयों का शासन जो है ये गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से कर रहा है। यहां पे गवर्नर सलाह किसकी ले रहा है? भारतीय मंत्रियों की सलाह। भारतीय जो मंत्री थे, मंत्रियों की सलाह पर यह काम कर रहा है। और यहां पर जो विषय थे, यहां पे राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस थे। यहां पे स्थानीय सुशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। कृषि किस में आएगा? जैसे आजकल के जो स्टेट के विषय हैं। शिक्षा किस में? यह हस्तांतरित विषय में आएगा। स्वास्थ्य किस में आएगा? हस्तांतरित विषय में आएगा। ठीक है। स्थानीय सुशासन किस में आएगा? ये इसी में। तो आज भी जो राज्य सूची है, राज्य सूची के जो विषय हैं वो थे हस्तांतरित विषय। समझ में आने लगा ना कैसे आप तुलना करेंगे? ठीक है। 1909 का जो संविधान संशोधन मतलब ये अधिनियम था, उसमें हमने कहा था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। जब 19 आया तो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय जितने भी ये सब थे, सब ने पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों की मांग की थी, सबकी जरूरत थी, तो सबको ये प्रदान कर दिया गया। तो इसका विस्तार किया गया था। अगर आपसे कहा जाए कि 1909 में भी पृथक निर्वाचन को समर्थित किया गया था और इसमें भी किया गया था, दोनों में क्या अंतर है? तो उसमें केवल मुस्लिमों के लिए किया गया था। यहां पर सिख, ईसाई, यूरोपीय जो लोग थे, आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, इन सभी लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग जो थी, या सबको ये दे दिया गया, इस सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। पृथक निर्वाचन इन सबके लिए भी अब उपलब्ध हो गया। दोनों में ये अंतर था। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं इसमें नहीं किया गया था, या ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें किया गया था इसमें नहीं किया गया था। दोनों में किया गया। अंतर यह था कि उसमें मुस्लिमों के लिए किया गया था, यहां पर इन सभी के लिए कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो बात तो छूट गई। इसी के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और 1926 में, एक तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसी में किया गया। और 1926 में सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित किया गया सबसे पहली बार। तो इसी के तहत किया गया था। 1926 में ये सबसे पहले किया गया। ठीक है। पहली बार इसी 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करके प्रस्तुत किया गया था। आज क्या व्यवस्था है? सेंटर का अलग बजट प्रस्तुत होता है, राज्य अपने अलग अलग बजट प्रस्तुत करते हैं। अलग कर दिया गया था। राज्य विधानसभाओं को अपना अलग बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो जो राज्य और केंद्र के बजट हैं, यूनियन बजट और प्लस स्टेट बजट, तो इनको अलग करने का काम तभी किया गया था। आज भी यूनियन बजट अलग, यूपी का फिर बजट अलग से प्रस्तुत होता है कि नहीं होता है? तो ये 1919 में ही ये व्यवस्था कर दी गई थी। और हर 10 वर्ष पर अधिनियम लागू होने के बाद में क्या अधिनियम सही से कार्य कर रहा है, इसके लिए एक वैधानिक आयोग का गठन करने का भी प्रावधान इसमें किया गया था। और 10 वर्षों के बाद जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। हर 10 वर्ष क्या, 10 वर्षों के बाद, आप ऐसा कहिए कि 10 वर्षों के बाद में ऐसा किया जाएगा। 1919 का मामला था। 10 वर्ष के बाद गठित होके बताना था कि क्या इसका, तो 1919 से अगर 10 वर्ष हम करें तो ये पहुंच जाता 1929, लेकिन उसके पहले ही इसका गठन कर दिया गया। मामला अब शुरू होता है यहां से कि उसके पहले ही गठन कर दिया गया कि देखो काम कर रहा है सब कि नहीं, समीक्षा सही से करके बताओ।
अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि क्या कैसे हो रहा है। लेकिन 10 वर्ष बीतने नहीं पाया, उसके पहले ही 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, और इसी जो ये गठन हुआ था आयोग, इसी को हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। होना था 1929 में, लेकिन ये आ गया 1927 में। साइमन कमीशन 1927 में आया। क्यों आया? भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए। किसके नेतृत्व में? जॉन साइमन के नेतृत्व में। कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। तो 2-3 चीजें यहां पर आपको बिल्कुल याद रखनी है। 7 सदस्यीय था, जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, इसी के अध्यक्षता में गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? 1919 के एक्ट की समीक्षा करना, उसके क्रियान्वयन की जांच करना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन जो 7 सदस्य थे, ये 7 सदस्य निकले अंग्रेज, ये इंग्लिश थे, और इसी मुद्दे पर इसका हो गया विरोध। तो जब विरोध हुआ, भारतीय लोगों के द्वारा इसका विरोध कर दिया गया कि ये क्या समीक्षा करेंगे। भाई समीक्षा करनी है तो दोनों पक्ष के लोग होते। ठीक है, तुम्हारे यहाँ के 4 होते, हमारे यहाँ के 3 ही सही। तुम्हारे यहाँ के 3 होते, हमारे यहाँ 4 हो जाए तब तो और ज्यादा सही। लेकिन इनकी 7 के 7 सदस्य अगर अंग्रेज ही हैं तो वो क्या समीक्षा करेंगे? विरोध हुआ था, इसका विरोध हुआ। अंग्रेजों ने ये चाल चली थी, भाई समीक्षा हम अपने हिसाब से कराएंगे तो अपने हिसाब से हम चीजों को मॉडिफाई कर लेंगे जैसा करना होगा। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1930 में जब इसने रिपोर्ट सौंपी, 1930 में इसने क्या किया? इसने रिपोर्ट सौंप दी। तो इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आपसे कभी कभी पूछी जाती है कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर देनी चाहिए। राज्यों में सरकारों का विस्तार कर देना चाहिए। एक सशक्त संघ की स्थापना करनी चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो साइमन कमीशन था उसने कहा था या उसकी रिपोर्ट में सम्मिलित था सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए? तो नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की बात उसने कही थी। सशक्त संघ की स्थापना की बात उसमें कही गई थी, और राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना यह भी उसमें शामिल था, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उन्हें स्वायत्तता देने की बात इसके अंतर्गत की गई थी। ठीक है, यह व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। अब साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हुआ भारत में, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के फलस्वरूप भारत में भारत सचिव था उस समय बर्कनहेड। तो जब बहिष्कार हुआ तो उसने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रख दी। कहा कि भाई इसका बहिष्कार कर रहे हो तो तुम लोग भी कुछ करके दिखाओ। बर्कनहेड ने चुनौती रख दी और उसने चैलेंज किया। बर्कनहेड ये भारत सचिव था, बहिष्कार के बाद की बात है, साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात। तो भारत सचिव बर्कनहेड ने क्या कहा कि तुम लोग एक संविधान बना के दिखाओ। भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा एक ऐसा संविधान बनाओ, ऐसे संविधान का निर्माण करो जो ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जा सके और जिससे समस्त दलों का, मतलब एक संविधान बनाओ और यह संविधान ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों द्वारा समर्थित हो, सभी दलों का इसको समर्थन मिला हो, ऐसा संविधान बनाने की बात इसने कही। बर्कनहेड ने ये चैलेंज कर दिया, चुनौती रख दी
कांग्रेस ही तो उस समय सब कुछ थी। कांग्रेस ने चुनौती जो थी वो स्वीकार कर ली, कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। ये चुनौती थी इसकी, ये चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाओ, क्योंकि जानते थे सभी दल इसका समर्थन कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और कहा ठीक है हम बना के दिखाते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा, तो पंडित मोतीलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति का निर्माण किया गया। इसमें और सदस्य भी थे, 10 सदस्य इसमें और थे। 10 सदस्यों का नाम भी मैं आपको लिखाया दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, अभी इसका नाम मैं आपको लिखा रहा हूं। तो बर्कन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 28 फरवरी 1928 दिल्ली में एक बैठक हुई, स्थान था दिल्ली, और यहां पर एक सर्वदलीय बैठक हुई। तो इस बैठक में भाई सभी दलों का समर्थन प्राप्त करना था, तो इस समिति ने सम्मेलन में अपना बात रखी। 29 संस्थाओं ने लगभग इसमें हिस्सा लिया था। 29 संस्थाएं, 29 संस्थाओं ने, जैसे कांग्रेस थी ऐसे संस्थाएं थी, 29 संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय करने का इस सर्वदलीय बैठक में प्रयास किया गया। ठीक है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे, इसी कारण से ये जो कांग्रेस ने स्वीकार किया था तो इसको नेहरू समिति बोलते हैं। ये नेहरू समिति बनाई गई थी और नेहरू समिति में जो मेंबर थे, मैंने कहा कि मोतीलाल नेहरू तो इसके अध्यक्ष थे ही, मोतीलाल नेहरू के साथ साथ में इसमें 10 मेंबर थे। तो उन 10 मेंबर्स की जो बात आती है, ये 10 मेंबर्स का नाम कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 10 मेंबर्स वो कौन कौन से थे, तो उनका 10 मेंबर्स का नाम भी आपको ध्यान में रखना होता है। हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे, पढ़े रहेंगे तो बता देंगे। तो ये 10 मेंबर्स कौन कौन थे, इनका नाम फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको सुनाता हूं। इसमें मोतीलाल नेहरू जो थे वो तो अध्यक्ष थे। नेहरू समिति जो गठित हुई, नेहरू समिति अगर आपसे पूछा जाए कब गठित हुई तो 1928 की बात है। इसमें पहला नाम हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ये पहले मेंबर, इनको नोट कर लीजिए, और यही इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें जो सदस्य थे उनका नाम नोट करिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से ही थे। भाई मोतीलाल नेहरू का अगर पूछ लिया जाए कहां से थे, तो ये कांग्रेस की तरफ से ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कांग्रेस के थे। दूसरे इसमें एससी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें थे, ये भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और तीसरे थे मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और ये भी कांग्रेस। तो कांग्रेस की तरफ से कितने लोग सम्मिलित हुए, ये प्रश्न बनता है। तो कांग्रेस की तरफ से 3 लोग सम्मिलित हुए थे। सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व था इस समिति में वो कांग्रेस का ही था। काम क्या था, एक ऐसे संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करना जिसको प्रस्तुत किया जाए ब्रिटिश के सामने और सभी दलों का समर्थन इसमें प्राप्त हो। तो केवल कांग्रेस के ही लोग तो होंगे नहीं, इसमें और लोग भी थे। चौथा नाम आप इसमें नोट करिए, वो नाम है सर सैयद अली इमाम और शुएब कुरैशी का। तो सर सैयद अली इमाम, सर सैयद अली इमाम, अली इमाम और सैयद कुरैशी का नाम है ये दूसरा, सैयद कुरैशी। तो सैयद कुरैशी और ये दोनों लोग किससे थे, मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से ये दोनों लोग थे। तो 2 सदस्य इसमें मुस्लिम लीग के हो गए। मैंने आपसे कहा कि इसमें सर्वदलीय की बात थी, तो हिंदू महासभा के भी 2 लोग इसमें शामिल थे। इसमें एक नाम है जयकर का, जिनका पूरा नाम था SR जयकर, और एक है नाम इसमें MS आड़े। ये दोनों लोग, अड़े और जयकर, दोनों नाम नोट करिए। MS अड़े, MS आड़े, और दूसरा नाम जयकर नोट करिए, जयकर। ये हिंदू महासभा से थे दोनों लोग, हिंदू महासभा से ये दोनों लोग शामिल हुए थे। हरिजन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे
GR प्रधान। सिख का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सरदार मंगल सिंह। उदारवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। और श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व इसमें कर रहे थे, उनका नाम था MN जोशी। श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। ठीक है, श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व MN जोशी ने किया था। बात समझ में आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन ने इसको स्वीकार कर लिया। नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई, अंतिम रूप से अगस्त में यह घटना घटी। फरवरी से बैठक शुरू हुई और अगस्त में इसको स्वीकार कर लिया गया। ये जो सम्मेलन था, जब ये स्वीकार किया गया तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता अगस्त वाले डॉक्टर अंसारी ने की थी। और इसी रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को पहला लक्ष्य रखा गया था। ये नेहरू जो रिपोर्ट थी, ये अगस्त 1928 में इसको स्वीकार किया गया। और इसको जब स्वीकार किया गया तो इसमें पहला जो लक्ष्य रखा गया था वो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। ये पूछा जाता है, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। और जब इसको स्वीकार किया गया था तो इसमें अध्यक्षता की थी किसने? डॉक्टर अंसारी ने। डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी जब ये स्वीकार किया गया, उस बैठक की, जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उस बैठक की। तो डोमिनियन स्टेट को पहला लक्ष्य रखा गया और डोमिनियन स्टेट के बाद में दूसरा लक्ष्य था पूर्ण स्वराज का। दूसरा लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज का। तो पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट, ये दो लक्ष्य रखे गए। ये सेकंड था और ये क्या था? ये फर्स्ट लक्ष्य था। ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये दो लक्ष्य रखे गए थे। नेहरू रिपोर्ट की जो मुख्य सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को जानना चाहिए आपको। इसमें कहा गया कि भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वाधीन किया जाए। नोट करिएगा, भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वाधीन कर दिया जाए और उसे पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दे दिया जाए। रिपोर्ट में पहली बात यह कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि जो द्वैत शासन है, अगर आपसे पूछा है नेहरू रिपोर्ट द्वैत शासन के पक्ष में थी कि विपक्ष में, तो प्रांतों में द्वैत शासन के विपक्ष में थी। और इसने कहा था कि प्रांतीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं होना चाहिए। तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरी बात इसने कही कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुनिश्चित कर देना चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए स्थान सुनिश्चित कर देना चाहिए। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करके अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुनिश्चित करने का इसमें प्रावधान किया गया था। ये मांग रखी गई थी, ये सिफारिश की गई थी। अगली बात है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात इसने कही। इसने कही कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में जो अपील भेजी जाती थी वो बंद होनी चाहिए। यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर देना चाहिए। प्रिवी काउंसिल की हमको जरूरत नहीं है। एक बात इसने और कही थी और वो थी कि सिंध प्रांत को मुंबई से अलग किया जाना चाहिए। सिंध प्रांत को मुंबई से अलग किया जाए। अगली बात थी कि केंद्रीय विधानमंडल का सदनात्मक ढांचा परिवर्तित करके द्विसदनात्मक सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसको कर दिया जाए। केंद्रीय विधानमंडल का सदनात्मक ढांचा परिवर्तित करके द्विसदनात्मक कर दिया जाए, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होना चाहिए, ऐसा इसने कहा था। सभी देसी रियासतें जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं वो केंद्र के अधीन हो, एक बात इसने यह कही थी। सभी देसी रियासतें जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं वो केंद्र के अधीन हो। और अगली बात इसने कही थी कि भारत में स्थापित जो संघीय शासन है, संघीय शासन में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, एक मजबूत केंद्र की स्थापना की जाए। नेहरू समिति की जो रिपोर्ट है, इसकी सारी बातें लगभग आपको कुछ परिवर्तन के साथ आपके संविधान में मिल जाएंगी। और जब 1935 का एक्ट अभी आप पढ़ रहे होंगे, 1935 के एक्ट में कुछ चीजें गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी।
कुछ चीजें गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी। इसका प्रभाव ये होगा नेहरू रिपोर्ट का, क्योंकि भाई चैलेंज था और चैलेंज स्वीकार करके ये किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें 1935 का जब भारत शासन अधिनियम हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएंगी। जैसे केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई, है ना, एक संघीय न्यायालय का प्रावधान कर दिया गया, जो नहीं मांगे थे वो भी मिला, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, है ना। तो ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप देखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद में 1937 में हमारे यहाँ प्रांतीय सरकारों का जो गठन होगा उसका भी पूरा हमको देखना है, क्योंकि उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कौन कहां से प्रतिनिधित्व कर रहा था, मुख्यमंत्री कहां से था। जैसे आपसे पूछ लिया बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, मध्य प्रांत का उस समय BN खरे जैसे थे, बाद में रविशंकर शुक्ला बने थे, कांग्रेस के ही ये लोग थे, क्योंकि उसमें भाजपा और अन्य दल कोई नहीं थे, बसपा सपा ही थोड़ी नहीं, ये तो बहुत बाद की पार्टियां हैं ना। तो कुछ जगह पे मुस्लिम लीग, एक दो जगह पे गठबंधन सरकार भी बनी थी, यूनिस्ट पार्टी एक हुआ करती थी, यूनिनिस्ट पार्टी इसको बोलते थे, यूनिनिस्ट पार्टी, है ना, कृषक प्रजा पार्टी एक थी, जैसे फजल हक जो थे, ये मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी इन दोनों ने मिलके बंगाल में फजल हक को बनाया था CM। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ के आइएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया गया, ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर हम वेवल योजना पे जाएंगे, और वेवल योजना के बाद में शिमला सम्मेलन, और ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।